ये क्या लेक्चर नंबर है हमारा? कल जो है मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है उसके ऊपर एंड किया था। आज हमने जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट जो है उसको स्टडी करना है। 9 है। तो आज हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स जो है इसको स्टडी करना है। मैंने आपको बताया था कि जितने फंडामेंटल थ्योरम्स हैं वो सारे फंडामेंटल थ्योरम्स जो हैं उनको हमने स्टडी करना है जो कि ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस के साथ जो हैं वो रिलेटेड है। तो सपोज़ करें कि हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है जो 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सपोज वी हैव ए स्केलर फंक्शन। हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है जो कि ऑफ 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स का टी, एक्स, वाई, जेड। ठीक है जी, ये हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है जिसके 3 वेरिएबल्स हैं। अब अगर आप स्टार्ट करें पॉइंट ए से और मूव करें डिस्टेंस DL1 तक, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव ए स्मॉल डिस्टेंस DL1 और कोई स्मॉल डिस्टेंस DL1 जो है उसको कवर करें। तो जो हमारे पास फंक्शन t है इसमें चेंज आएगी जब आप मूव करेंगे। द फंक्शन t विल चेंज एज वी मूव, और ये जो चेंज आएगी इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, वो हमने पीछे इक्वेशन पढ़ी हुई है ग्रेडियंट की। ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी कि dt हमारे पास बराबर होता है डेल t डॉट DL1, क्योंकि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, DL1 डिस्टेंस जो है वो कवर किया पॉइंट ए से। अब आप इससे आगे थोड़ा सा जाते हैं, ठीक है, यानी कि पॉइंट ए से शुरू हैं और किसी पाथ के ऊपर पॉइंट बी तक आपने जाना है। ठीक है जी, ऐसे अगर मैं ये फिगर बनाऊं, ये y, ये z और ये x, ठीक है, इधर से पॉइंट ए से आप स्टार्ट हुए हैं और किसी पॉइंट बी तक आपने जाना है। तो यहाँ पर पहला जो इसका पोर्शन है ये DL1 है, इसके नीचे DL2 होगा एंड सो ऑन, बी तक जाता जाएगा। तो इसको आप मुख्तलिफ छोटे छोटे DL1, DL2, DL3, DL4 उसके अंदर क्या करते जाएंगे, डिवाइड जो है वो करते जाएंगे। तो ये आपके पास कोई फिगर ए है। ठीक है, तो जब हम फर्दर मूव करेंगे यानी कि थोड़ा सा और आगे जाएंगे, एज वी मूव फर्दर, तो हमारे पास जो वैल्यू है dt की, दैट विल बिकम डेल t डॉट DL2। अब इसी मैनर के अंदर आप अगर पॉइंट ए से बी तक मूव करें तो आपके पास इसके अंदर छोटे छोटे इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है,
यानी कि ये सारे यहाँ पर ये DL3 आ जाएगा, DL4 आ जाएगा, अप टू सो ऑन, यहाँ तक चलता 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 यहाँ तक DLN तक पहुँच जाएगा। तो हम जो है पॉइंट ए से बी तक की जर्नी कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं। तो जब पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं तो आपका ये जो फंक्शन है टी, जो कि एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके अंदर क्या आ रही है, इसमें चेंज आ रही है। अब हम हर स्टेप के ऊपर जो है वो ग्रेडियंट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एट ईच स्टेप वी विल कैलकुलेट द ग्रेडियंट। तो हम हर स्टेप के ऊपर जो है वो ग्रेडियंट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, और इसकी कैलकुलेशन में क्या होगा कि आप इस ग्रेडियंट की डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, DL के साथ, ठीक है। यानी कि तमाम स्टेप्स के ऊपर डेल टी की जो, यानी कि टी में जो चेंज आ रही है, टी में चेंज क्यों आ रही है, इस DL1 की वजह से, DL1 DL2 DL3 DL4, इसकी वजह से। तो हर स्टेप के ऊपर जो है वो आप इसको इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल टी की DL के साथ, ठीक है। तो एट ईच स्टेप द डॉट प्रोडक्ट ऑफ del t is taken by DL। तो DL के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट ली दिस। अब ये सारा जो है, ये टोटल जो है, ये आपको क्या देगा, इट विल गिव चेंज इन T, ठीक है। दिस विल गिव अस चेंज इन T, या हमें T के अंदर जो चेंज आ रही है वो प्रोवाइड करेगा। अब जो टोटल चेंज जो है, जो हम A से B तक जा रहे हैं, तो अब ये अलग-अलग, तो आप इन सब की कैलकुलेट करने बैठेंगे तो ये तो आपको n तक जाना पड़ेगा। तो n तक हमारे लिए कैलकुलेट करना मुश्किल है, तो फिर इसका आसान तरीका क्या होता है कि इंटीग्रल ले लिया जाता है, ठीक है। A से B तक हम जो है वो इंटीग्रल ले लेंगे। तो द टोटल चेंज इन T, अब जो टोटल चेंज है T के अंदर इन गोइंग फ्रॉम A टू B, जब आप A से B तक जा रहे हैं तो जो टोटल चेंज आ रही है along the selected पाथ इज, सिलेक्टेड पाथ कौन सा है, A से B का। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये A से B, और इस पाथ को आप P का नाम दे दें, जो सिलेक्टेड पाथ है आपका। तो डेल T डॉट DL इज इक्वल टू T ऑफ B माइनस T ऑफ A, इसके बराबर आ जाए। You can say this is equation number 1। आप जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल चेंज उस फंक्शन T के अंदर निकल आई। तो ये इक्वेशन जो है इसको क्या हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये जो क्वेश्चन निकल आई है ये क्या है, ये ग्रेडियंट थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। तो इसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। जैसे कि आपने अभी पीछे एक ऑर्डिनरी
फंडामेंटल थ्योरम, जो जनरल फंडामेंटल थ्योरम था उसको भी डिफ़ाइन किया, जो इससे पहले हमने जो किया था। तो उस थ्योरम के अंदर हमने ये कहा था कि जो इंटीग्रल है, ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटीग्रल है ये लाइन इंटीग्रल है। वैसे इंटीग्रल तो लाइन भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है, और वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो भी हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ पर तो हमने जो है वो लाइन इंटीग्रल को लिया है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो गिवन बाय द वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है उसकी बाउंड्रीज के ऊपर। ये वाला मैंने फिक्रा जो है वहाँ पर राइट डाउन किया था कि वो जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आपको बताया था कि चेंज को आप दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तो एंड पॉइंट्स जो हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ जितने पॉइंट्स हैं उन सब को ऐड कर दें, ठीक है। दो तरीक़ों से आप चेंज जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। Like the ordinary fundamental theorem, जो ऑर्डिनरी फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है, वो क्या कहता है कि इट सेज दैट द इंटीग्रल, अब यहां पर हमारे पास कौन सा इंटीग्रल है? लाइन इंटीग्रल है। इधर हमारे पास लाइन जो है वो इंटीग्रल है। ऑफ ए डेरिवेटिव, लाइन इंटीग्रल किसका? डेरिवेटिव का, ठीक है। यहां पर क्या है? हेयर इट इज ग्रेडियंट, इधर ये ग्रेडियंट है जो डेरिवेटिव है, क्योंकि ग्रेडियंट के अंदर भी करली ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली वाई, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आता है। इज गिवन बाय द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द बाउंड्रीज, और बाउंड्रीज कौन सी हैं? ए एंड बी, यानी कि जो आपके एंड पॉइंट्स हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमने पहले भी लिखी हुई है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हमने कन्वर्ट किया किसके लिए? इधर ग्रेडियंट के लिए, कि जो हमारा इंटीग्रल है, यानी कि जो लाइन इंटीग्रल है किसी डेरिवेटिव का। अब लाइन इंटीग्रल किसका? ग्रेडियंट का है। आपने ये लाइन इंटीग्रल किसका लिया? ग्रेडियंट का, ठीक है। ये ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल है, और इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कहाँ पे डिफाइन हो रही है? वो देख लें, टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए। एंड पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइन हो रही है उस इंटीग्रल के डेरिवेटिव की, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है उसको देखें, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के अंदर आप सपोज करें कि हमारे पास एक टावर है, हम उस टावर की हाइट को मेजर करना चाहते हैं। एक टावर है और उस टावर की हाइट को मेजर करना चाहते हैं। सपोज वी हैव ए टावर and we want to measure the height of a tower,
और हम उस टावर की हाइट जो है उसको मेजर करना चाहते हैं, ये डिटरमिन करना चाहते हैं। अब आप उसकी स्टेयर्स के ऊपर जो सीढ़ी हैं उसके ऊपर चढ़ेंगे, और जब आप चढ़ेंगे तो हर स्टेप को आप मेजर करेंगे। अभी आप ये नीचे से ऊपर आते हैं, स्टेयर्स हैं, तो सारी बात आप नीचे से ऊपर जाना, हाइट को मेजर करना, तो वो जितनी स्टेयर्स हैं उनको आपको अलग-अलग उनकी मेजरमेंट करनी, यानी कि वो स्टेयर्स जो हैं आपने उस पूरी हाइट को छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया, तो वो आपको मेजर जो है उसको करना पड़ेगा जब आप राइज कर रहे होंगे हर स्टेप के ऊपर। इन सब को जमा कर दें, ठीक है, ये सारी जो हैं इनको जमा कर दें, और जो टॉप और बॉटम है, टॉप और बॉटम, यानी कि ए पॉइंट बॉटम के ऊपर, टॉप पॉइंट बी के ऊपर, ए से बी तक ये स्टेयर जो है ये हर छोटे छोटे स्टेप के अंदर आपने इनको डिवाइड जो है वो कर दिया। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दें इन दो रीडिंग्स को, टॉप वाली और बॉटम वाली। तो टॉप वाली और बॉटम वाली रीडिंग्स को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, फिर आपको वही आंसर मिलेगा जो आपको फंडामेंटल थ्योरम से मिलता है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम भी क्या कहता है कि दो पॉइंट्स लेते हैं ना बाउंड्रीज वाले, उन बाउंड्रीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर, तो आपको फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आपने हाइट को फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की हाइट है, आप ऐसे कह लें कि ये जो हम टावर की बात कर रहे हैं, ये टावर यहाँ ए से शुरू होकर ये बी तक जाता है, इसकी ये एच हाइट है, आपने इस हाइट को मेजर करना है। इसमें मैं कहता हूँ ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ, तो आप ये सीढ़ियाँ जितनी हैं इन सब को मेजर करें और इन सब को एडअप कर दें, इस तरीके से भी आपके पास हाइट निकल आएगी। और दूसरे तरीके से ये है कि ये एंड और के जो पॉइंट्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर, तो तब भी आपके पास हाइट की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है, तो अब हम एक टावर की हाइट जो है वो मेजर करना चाहते हैं। यू कुड क्लाइंब द स्टेयर्स, आप स्टेयर्स जो हैं उनके ऊपर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, और एक रूलर जो है उसको यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए ईच स्टेप को, एंड यूज ए रूलर टू मेजर ईच स्टेप, और हर स्टेप जो है उस सीढ़ी का उसको मेजर करने के लिए यूं यूं आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, आप हर स्टेप को एक रूलर के ज़रिए मेजर करते हैं, इन तमाम को ऐड करते हैं, ऐड देम ऑल, ये जितने आपने मेजरमेंट ली है इसको ऐड कर दें। ठीक है, तो ये एक्चुअली जब आप ऐड करेंगे तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये एक्चुअली इसकी लेफ्ट साइड है। जब आप ये सारे ऐड कर रहे हैं ना तो एक्चुअली ये इक्वेशन नंबर 1 की क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, सो इट इज एक्चुअली the left side of equation नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है ये उसकी लेफ्ट साइड है। या आप जो अल्टीमेटर्स हैं उनको टॉप और बॉटम पे रख दें। ठीक है, तो वो जो अल्टीमेटर्स होंगे टॉप और बॉटम पे, उन अल्टीमेटर से टॉप की और बॉटम की रीडिंग्स ले लें और उन टॉप और बॉटम्स की रीडिंग्स जो हैं उनको सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, दूसरा तरीका जो है
वो ये है कि or you could place LT meters at the top and bottom. And subtract 2 रीडिंग्स, और ये 2 रीडिंग्स जो हैं इनको क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, टॉप अल्टीमीटर्स आपने रखे, ये मेजर करने के लिए ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, इसको अल्टीमीटर्स कहते हैं। ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो टॉप और बॉटम में रख लें तो आपके पास जो है वो जो 2 रीडिंग्स आएंगी आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब जब आप ये 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 की क्या बनेगी, राइट साइड। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड बनेगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट साइड बनेगी। नाउ दिस इज ए राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1। अब ये मेरे पास इक्वेशन 1 की राइट साइड है। तो आप चाहे ये वाली साइड यूज कर लें चाहे ये वाली साइड यूज कर लें, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसका मतलब है जो इससे आंसर आएगा वही वाला आंसर इससे आएगा। ठीक है, तो we will get the same answer by using the both sides of equation 1। तो हमारे पास जो है वो सेम आंसर आएगा अगर आप दोनों साइड्स जो हैं इक्वेशन 1 की उनको यूज करते हैं। अब हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि जो लाइन इंटीग्रल्स हैं ये ऑर्डिनरी बहुत दफ़ा डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर जो आप दे लेते हैं ए से बी तक। ये भी हमने बाद जो है इसको डिस्कस किया था। तो फिर जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, अगर इस तरह का केस हो तो इसकी जो हमारे पास राइट साइड है वो तो फिर कोई जस्टिफिकेशन नहीं देगी, क्योंकि वो तो एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसे लाइन इंटीग्रल्स हैं जो डिपेंड कर रहे हैं पाथ के ऊपर, तो फिर हमारे लिए इस इक्वेशन की राइट साइड की कोई मीनिंग नहीं बचती। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास कुछ इस तरह के लाइन इंटीग्रल्स भी होते हैं। ठीक है, और ये जो राइट साइड है ये सिर्फ एंड पॉइंट्स को जो है वो डिस्क्राइब कर लिया। तो ग्रेडियंट्स जो हैं इनके अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इनके लाइन इंटीग्रल्स जो होते हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए हम फिर एंड पॉइंट्स के ज़रिए इसका डिफरेंस जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सम लाइन इंटीग्रल्स, कुछ लाइन इंटीग्रल्स जो होते हैं ऑर्डिनरली डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन। जो पाथ लिया जाता है
उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो? मतलब ये वाली सिचुएशन है जब पाथ पे डिपेंड करता है इंटीग्रल, तो ये तब होती है जब फील्ड कंजर्वेटिव नहीं हाँ, होता। वो वही है, वो फील्ड कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव जो होता है ना, उसमें वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। तो वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ जीरो का तो मतलब है कि पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड, अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा हो तो फिर उसका वर्क डन जीरो के बराबर कैसे निकलेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है इसकी जो दोनों साइडें हैं, अब इसकी दोनों उस साइड से आप जमा करेंगे तो आपके पास निकल आएगा दूसरी साइड पे तो बाउंड्रीज पे डिपेंड कर रही है, यानी कि एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। पाथ जो आप फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, एंड पॉइंट्स पे कर रही है, जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम ये कुछ ऑर्डिनरी इंटीग्रल्स कुछ होते हैं ऐसे ऑर्डिनरी लाइन इंटीग्रल्स कि जो डिपेंड करते हैं पाथ के ऊपर जो आप ले रहे हैं। ठीक है, पाथ टेकन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि पाथ डिपेंड का मतलब है कि अब वो जिस पाथ से जाएगा वही पाथ रहेगा। मिसाल के तौर पर अब आप यहाँ से उठते हैं, यहाँ से उठ के उस कुर्सी तक जाते हैं, मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है और ये बी है, अब आपने यही पाथ इख्तियार किया। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब है इधर से शुरू हो उधर से घूम के फिर उधर चला जाए, इधर से शुरू हो फिर उधर से घूमकर उधर चला जाए, तो उसका मतलब है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर वो एक ही पाथ इख्तियार करता है तो फिर वो पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम यही बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसे इंटीग्रल भी हैं जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनकी डिपेंडेंस जो है वो पाथ के ऊपर होती है। तो फिर जो ये इक्वेशन है ये वाली वन, देन इक्वेशन वन राइट साइड makes no reference to path। तो ये पाथ के लिए कोई रेफरेंस नहीं है फिर इसकी राइट साइड इक्वेशन वन की। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्या है, उनके अंदर ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इनके लाइन इंटीग्रल जो हैं वो क्या होते हैं, वो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, द ग्रेडियंट्स have special property that their line integrals are path independent। ठीक है, तो इनके जो है पाथ इंडिपेंडेंट जो है वो होते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास दो क्रॉलरीज हैं इसके अंदर। ठीक है, वो दो क्रॉलरीज क्या हैं कि क्रॉलरी नंबर वन जो है वो ये है कि ए टू बी del t dot dl is independent of path from a to b। ये इंडिपेंडेंट है पाथ से जो ए से बी की तरफ है। और जो क्रॉलरी टू है
वो ये कहती है कि ये जो क्लोज इंटीग्रल है डेल टी डॉट डी एल, तो इसके अंदर चूंकि क्लोज इंटीग्रल है तो सिंस द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है यानी कि एक जैसे हैं, तो एंड हेंस टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। जब बी और ए बराबर ही हैं तो फिर ये इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपके पास ये 0 के बराबर होगा। तो ये जो है हमारे पास दो इसकी क्रॉलरीज हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो है इसके अंदर उसी ने इसी थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल है वो सॉल्व की हुई है, तो वो एग्जांपल हम करते हैं उसको शुरू। एग्जांपल नंबर 1.9 है, ये ग्रिफिथ की किताब की है। ग्रिफिथ की बुक की एग्जांपल 1.9 है। इसमें वो कहता है कि टी एक फंक्शन है, ठीक है, एक्स वाई स्क्वेयर। टी एक फंक्शन है एक्स वाई स्क्वेयर का, और हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं ओरिजिन पर जो कि 0 0 है पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट लेते हैं बी जो कि 2 1 0 के बराबर है। अब इसके लिए आपने चेक करना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। इस फंक्शन के लिए आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट जो है वो चेक करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि फिगर को ज़रा ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास x है, ये y है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 1। ये हमारे पास पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। अब यहाँ पर पाथ वैसे तो बज़ाहिरन यही लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक पाथ जो है उसको, क्योंकि आपने 3 के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, तो एक स्पेसिफिक पाथ आपको चूज करना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, इस फिगर के अंदर। तो जो डी एल है हमारे पास, ये है डी एक्स एक्स यूनिट वेक्टर, डी वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस डी जेड जेड यूनिट वेक्टर, और टी जो आपके पास एक्स वाई स्क्वेयर है, एक्स वाई स्क्वेयर, तो इसका मैं डेल टी लूं अगर, तो ये डेल टी करली ओवर करली एक्स प्लस करली ओवर करली वाई प्लस करली ओवर करली जेड, ठीक है, और एक्स वाई स्क्वेयर। यहाँ पर ये एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर, जेड यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएगा।
तो ये डेल टी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आप देखें कि z के साथ तो कोई टर्म नहीं आ रही, ठीक है। तो ये आ रहा है डेल टी हमारे पास आ रहा है करली ओवर करली x इंटू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस करली ओवर करली y इंटू एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है जी, इसके साथ जो है हमारे साथ ये x यूनिट वेक्टर और y यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाए। तो करली ओवर करली x लेंगे तो डेल टी ये तो 1 हो जाएगा और ये वाई स्क्वेयर एक्स यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद करली ओवर करली y तो प्लस 2x y यूनिट वेक्टर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि इसके अंदर अब पहले मैं लेता हूं पाथ 1, ये वाला। तो इस पाथ 1 के ऊपर यहां पर ये x है, ये y है, तो इसके ऊपर y तो 0 है, y 0, dl हमारे पास y वाला आएगा, dy y यूनिट वेक्टर, तो हमारे पास डेल टी डॉट डी एल किसके बराबर आ जाएगा, डेल टी की वैल्यू हमने निकाली है वाई स्क्वेयर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2xy यूनिट वेक्टर डॉट डी एल कितना है, डी वाई यूनिट वेक्टर। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे डेल टी डॉट डी एल, अब इसके अंदर जो है हमारे पास वो y तो 0 है, ठीक है, y जो है आपके पास वो 0 के बराबर है, तो फिर तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर आपका जो पाथ 1 के लिए डेल टी डॉट डी एल है वो क्या निकल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद आए पाथ नंबर 2 के ऊपर। पाथ नंबर 2 जो है वो अब ये वाला है, यानी कि अलॉन्ग y है, तो इसके अलॉन्ग x की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो 2 है। ठीक है, x की वैल्यू जो है वो 2 है और dl जो है वो dy y यूनिट वेक्टर के बराबर है। इधर मैंने गलती की है, एक मिनट, इसको लिखते हुए किधर किया मैंने, मिटा दिया, वो मिटा दिया मैंने 1, हाँ ये सॉरी, ये जो था ना यहाँ पर इसने आना था dx। ठीक है, ये dx x यूनिट वेक्टर आना था ना यहाँ पर, ये मैंने गलत लिख दिया। अच्छा, तो डी एल वाई यूनिट वेक्टर x2 हो जाएगा और डी एल वाई यूनिट वेक्टर हो गया। तो अब डेल टी डॉट डी एल, डेल टी डॉट डी एल, तो डेल टी जो है वो हमारे पास क्या है, वो वाई स्क्वेयर एक्स यूनिट वेक्टर प्लस 2xy यूनिट वेक्टर के बराबर है और डॉट डी एल अब कितना है, dy y यूनिट वेक्टर। तो अब इसकी आप डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास
डेल टी डॉट डी एल जो है ये तो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा, पीछे सिर्फ यही रह जाएगा 2x y dy। इसके अंदर x की वैल्यू रखें तो 4y dy ये आ जाएगा dl, ठीक है। और पाथ 2 का ये फिर डेल टी डॉट डी एल जो है दैट इज इक्वल टू, ये 0 से 1 तक जा रहा है, ठीक है, 0 से 1 तक। पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं ओरिजिन के ऊपर, तो पॉइंट है आपके पास 0 0 0, ठीक है, ये जो ए पॉइंट है। और जो बी पॉइंट आपको दिया हुआ है ये वाला, ये आपको दिया हुआ है 2 1 0, ठीक है। तो ये 0 से 1 तक ही जा रहा है 4y dy। तो ये क्या आ जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2y स्क्वेयर 0 से 1 तक आ जाएगा और दैट इज इक्वल टू 2, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। तीसरा पार्ट फिर आप कर लेंगे, हो जाएगा तीसरा। सिमिलरली इसी मेथड से करना, टाइम ओवर हो रहा है लेकिन मैं तुम्हें तीसरा भी करवा देता हूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है वो आप ऐसे ही आपने कैलकुलेट कर लेना।